हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अभी आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी पार्ट 1 का, उसे आप देख लें, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बड़ी हेल्पफुल रहती हैं जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन द इवे इफ़ इंडिपेंडेंट, ये ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व संध्या पर इंडिया वाज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, किस तरह की इकोनॉमी में इंडिया को कैटेगराइज किया गया था। देखिए यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओपेक क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इनमें तो इंडिया का कोई रोल ही नहीं होता। वैसे कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है जी। फिर सार्क 1985 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। उसमें भी वो बात नहीं है कि हम ये कह दें कि इंडिपेंडेंस की पूर्व संध्या पर, ठीक है, भारत को इस अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रख दिया था, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं जी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं वो कंट्रीज़ जो कोल्ड वार के दौरान किसी भी ग्रुप का एक तरह से पार्ट नहीं रही थी, ठीक है। वो या ये कह लीजिए कि वो कंट्रीज जो हाई पॉवर्टी रेट को, लैक ऑफ रिसोर्सेज को, हाई अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती है। या इन द अदर वर्ड्स इनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों गलत हो जाते हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एशियन कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द अदर नेम दैट इज़ गिवन टू एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व को और क्या नाम दिया गया है? देखिए जब भी आप बनाते हैं डायग्राम रेवेन्यूज़ का तो ये आपका रेवेन्यू होता है, ये आपका मार्जिनल कर्व होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है इसी को डिमांड कर्व भी बोल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू किसको दिखाते हैं? पर यूनिट रेवेन्यू को दिखाता है, इसी को डिमांड कर्व बोला जाता है। तो प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ये तो सभी कैंसिल है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी एक औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे गए इंडिया से, तो क्या सिचुएशंस थी यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है। तो बड़ी इजीली आप आंसर कर सकते हो इन चीज़ों को कि क्या था। इन्होंने नोट पूछा है, कंसीडर क्या करनी होती हैं चीज़ें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम आप देने जाते हो, ठीक है, कि क्या नहीं थी वो पूछा गया आपसे, क्या थी वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या थी कि लो पर कैपिटा इनकम थी, बिल्कुल थी। सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जीवन निर्वाह उत्पादन का स्तर था, ठीक है। और क्या था? पुअर इंडस्ट्रियल बेस था, कमज़ोर औद्योगिक आधार था हमारे पास। तो आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ये तीनों चीज़ें तो थी। नहीं क्या था हमारे पास? क्या नहीं था? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं था, संतुलित क्षेत्रीय विकास जिसे बोल देते हैं वो नहीं था इंडिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द क्वांटिटी परचेज ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं जिसमें आपका लैफर कर्व, एंजल कर्व, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है, देके आपको पूछा जाता है ऑप्शंस में कि ये कौन सी कर्व की डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखिए ये किससे रिलेट करती है? डिमांड कर्व तो नहीं है जी। प्राइस कंजप्शन कर्व, प्राइस और कंजप्शन की रिलेशनशिप को डिनोट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ ए कमोडिटी क्या शो करता है? ये शो करता है आपका एंजल कर्व। एंजल कर्व
को डेवलप किसने किया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका अर्नेस्ट एंजल ने, ठीक है। और एंजल का क्या कहता है कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम बढ़ती है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ नेसेसरी गुड्स फॉल्स, ठीक है। जैसे आपका फूड है, नेसेसरी गुड्स पे तो आपका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और कहाँ बढ़ जाता है, लग्जरियस गुड्स पे, ठीक है। लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है इनकम के साथ, ये कहता है आपका एंजल कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट हो जाता है, जो आपको रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, इनकम और क्वांटिटी जो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स की उनके बीच में बताता है, ठीक है। हिंदी में अगर इसको बोले तो हम इसको बोल देते हैं आय के स्तर और खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है आपका एंजल कर्व, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When the difference between autonomous supply and autonomous demand for foreign exchange is positive, then the balance of payment condition will be, ठीक है। आपको क्या कहा गया है कि स्वायत्त पूर्ति और स्वायत्त मांग का अंतर अगर धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो भुगतान संतुलन की स्थिति BOP की कंडीशन किस तरह की होगी। अगर आपका ऑटोनॉमस सप्लाई इज़ ग्रेटर देन ऑटोनॉमस डिमांड, ठीक है, या ये कह ले कि AS माइनस AD इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सप्लाई आपकी ज़्यादा है और डिमांड आप कम कर रहे हैं, आप विदेशों में सामान ज़्यादा दे रहे हैं और आप डिमांड कम की कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास फॉरेन करेंसी जो है वो ज़्यादा आएगी, रिजल्टेंट आपका जो BOP होगा वो सरप्लस में होगा, आधिक्य में होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, केन्जियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस हम पढ़ते हैं उसमें, द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केन्जियन इकोनॉमिक्स इज थ्रू। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट परचेजेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेल्थ इफेक्ट, कंजप्शन इफेक्ट। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये किससे रिलेट करता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोल देंगे कि केन्जियन अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी, क्या होगी, किसके द्वारा होगी, ये होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, ब्याज दर के द्वारा होती है, ठीक है ना। इसमें प्रत्यक्ष खरीदारी जिसको डायरेक्ट परचेज बोल रहे हैं वो उसका कुछ होता है, धन प्रभाव, वेल्थ इफेक्ट भी नहीं होता है इसमें, और उपभोग प्रभाव जिसको कंजप्शन इफेक्ट बोलते हैं उसका भी कोई रोल नहीं होता है। इसका सीधा रोल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो ब्याज दर रहता है वो होता है। देखिए किन्स ने क्या कहा, किन्स ने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के भी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इन प्राइस इज एन इनडायरेक्ट वन थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब भी आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट किस पे आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, विच टेंड्स टू फॉल, जो कम हो जाते हैं अगर मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है तो, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाता है, आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर प्लान, ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर प्लान्स जो हैं उनको फाइनेंस करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त स्रोत क्या है, ठीक है। देखिए जी, अब 2 तरह के सोर्सेज होते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग के लिए, इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं कि जब आप अपनी कंट्री के अंदर से ही रिसोर्सेज को यूज़ करके मनी इकट्ठी कर लेते हैं, दैट इज़ द इंटरनल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या कहते हैं कि आप बाहर से, ठीक है, विदेशों से पैसा लेते हैं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किसी की हेल्प से बाहर से आप लोन ले रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर से, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इंटरनल, एक ही टर्म है यहाँ पे कि इंटरनल सोर्सेज। अब टैक्स हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं, हम अपनी कंट्री के लोगों पे ही टैक्स लगाते हैं। डोमेस्टिक सेविंग हमारी घरेलू बचतें, ठीक है, देश की ही होती है। मार्केट बोरोइंग्स, हम बाज़ार से ऋण ले रहे हैं, अपनी कंट्री से ऋण ले रहे हैं। तो इंटरनल सोर्सेज ये तीनों ही हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव विल बी द
करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, तो देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कई बार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंटरनल सोर्स की बात हो रही है, तो ये तीनों ही इंटरनल सोर्स है, कीवर्ड से आपको आइडिया हो जाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि वहाँ पे कुछ सेकेंडरी डेरिवेटिव्स से दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सेकेंडरी डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको पता होता है कि कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ नोट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू करेंसी जब इशू करता है तो कौन से मेथड के अंदर करता है? ये फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम कुछ होता ही नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि आपके पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर 200 करोड़ की एसेट्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आरबीआई क्या करता है? नई करेंसी को इशू करता है। ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसके अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC इज इक्वल टू 0.8 देन द वैल्यू ऑफ K विल बी। ठीक है, K यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा है, और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 1/1 माइनस 0.8 और ये हो जाएगा 1/0.2, और सीधा सीधा आपका आंसर जब सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? 5 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 1/MPC है, MPC है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट करके पूछा जाता है ये क्वेश्चन अलग अलग PGT एग्जाम्स में। देखिए जी, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉर द इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की है कि इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम इफेक्ट किस तरह का होता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ 2 कार्स अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इज कैलकुलेटिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने क्या कहा कि विपरीत दिशा से एक दूसरे के निकट आने वाली 2 कारों की औसत गति की गणना किसके द्वारा की जाती है? जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि कुछ की टर्म्स होती हैं, आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, और एवरेज कहाँ निकालते हैं हम? मीन में निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन में। तो सीधा सीधा आपका आंसर बन जाता है, आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती यहाँ पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of transportation and communication facilities for industrial development of a country। किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच की प्रवृत्ति किस तरह की होगी? ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि औद्योगिक विकास करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की होगी? जो सुविधाएं हैं उनकी मांग की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जो है वो किस तरह की होगी, किस तरह की रहेगी? ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं हो सकती। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं हो सकती। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि जहाँ पे आपका अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिए तो डिमांड आपकी में अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कहती है कि आपकी प्राइसेस में कितना भी चेंज हो जाए, ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, ये सिचुएशन भी नहीं होती, इनइलास्टिक भी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है आपकी? इलास्टिक होती है, कि फ्लैक्सिबिलिटी होती है वहाँ पे, बट वो पूरी तरह से फ्लैक्सिबल नहीं होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। इन्फिनिटी वहाँ आपको नहीं मिलेगी, जीरो भी की भी सिचुएशन नहीं होगी, वो थोड़ी सी
लोचदार सिचुएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें आप डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व वगैरह ये चीज़ें जब पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आप क्या देखते हैं उसमें कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, विवेकशील है, वो अपने फैसले ले सकता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसमें पावर है, ठीक है। सेकंड, कंज्यूमर इज़ बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट। उपभोक्ता अपनी रुचियों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, उसे पता है कि उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है। थर्ड, कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ जी बिल्कुल, अगर कंज्यूमर रैशनल है और पैसे स्पेंड कर रहा है, मनी स्पेंड कर रहा है किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि वो जो अमाउंट स्पेंड कर रहा है उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको हो, ठीक है, उसको जो अपनी संतुष्टि है वो अधिकतम स्तर पे प्राप्त हो, ठीक है। अब लास्ट इसमें क्या कहा है, यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड्स डिपेंड ऑन यूटिलिटी ऑफ अदर गुड्स। ये नहीं होता है, ठीक है, इन्होंने नोट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों ही कंडीशन होती है। कंज्यूमर रैशनल होता है, अपने इंटरेस्ट को बेस्ट जज करता है और मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। क्या नहीं होता है कि यूटिलिटी डिपेंड नहीं करती है किसी एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, अदर थिंग्स, ये थ्योरी ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ गया है आपका। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी कॉज्ड बाय, ठीक है। देखो जो कि टर्म्स की मैं बात कर रही थी, सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। देखिए अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब इक्वल है, ना फैशन में चेंज, ना नंबर ऑफ सप्लायर्स में चेंज, ना टेक्नोलॉजी में चेंज, ना क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस में चेंज, कोई चेंजेस नहीं है, ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज, सब सेम है। चेंज कहाँ है, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई कैन बी कॉज बाय। फिर क्वांटिटी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, फिर तो एक ही कंडीशन होती है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया, इनकम नहीं बढ़ रही, कोई अदर फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है। अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल नहीं होता फिर आपका कोई भी फैक्टर हो सकता था कि आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ गए या आपके जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंजेस आ गए, ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस आ गए, उसके बाद कोई भी चेंजेस आ सकते थे जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स में, ठीक है। लेकिन सीधा इन्होंने कहा कि बाकियों में कोई चेंजेस नहीं है, तो कहाँ चेंज है, प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज है, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है। डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है, पॉजिटिव अपवर्ड, ठीक है जी। देखिए अभी ये रहेगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन विच ईयर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली बार 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये जो चीज़ है ये मैंने डिस्कस किया अपनी 5 ईयर प्लान्स जो डिस्कस किए हैं इंडियन इकोनॉमी में, उनमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस किया है और आप देख रहे हो कि अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा ताकि आपकी पकड़ इन क्वेश्चंस पे बन जाए, आपको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखना आप लोगों का काम रह जाता है वीडियोस को, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि कब पहली बार 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था 1969 में। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।